दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में हमें से किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका एक पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चौहान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। पहल तोमर राजपूतों काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तालिका एक पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चौहान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों को किन्होंने? चौहानों ने। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में भी दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवार कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। दहलीवार। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की स्थापना की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली, खूना, सिरी और जहांपना को पहचानिए। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। 13वीं और 14वीं। फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, फिर वजकाश, सिरी, जहांपनाह, दिल्ली, कोहना, वजकाश, सिरी, जहांपनाह, दिल्ली, कोहना, कुतुब मीनार, रोज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद। दिल्ली के शासक। ये इम्पोर्टेंट है भाई। राजपूत वंश। तोमर। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। अनंगपाल 1130 से 1145। अनंगपाल 1130 से 1145। चौहान 1165 से 1192। अनंगपाल है ना। चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। 1175 से 1192। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। तोमरों का काल था और अनंगपाल 1130 से 1145 यानी 15 साल। चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। 92 में पराजित हो चुका था भाई पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 यानी कि 20, 30, 16 साल। रजिया 36 से 40। गयासुद्दीन बलबन 66 से 87। इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा है। इल्तुतमिश का मकबरा। काफ़ी बड़ा है भाई इल्तुतमिश का मकबरा। अब है ना गयासुद्दीन बलबन हो गया। नहीं,
प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210, इल्तुतमिश 10 से 36, रजिया 36 से 40, बलबन 66 से 87। 12वीं चल रही है। 12वीं मतलब अभी है ना 1206-1290, इसको कौन सी बोलेंगे अपन? 11वीं शताब्दी, यानी एक साल पीछे बोलते हैं, है ना। 12वीं तो 11वीं, 13वीं है तो 12वीं, ऐसे बोलते हैं। खिलजी वंश अब ये 1290 से 1320, अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1320, है ना। जब 90 तक तो है ये 12वीं शताब्दी, और 1320 तक है ये, नहीं 11वीं शताब्दी, और 1320 से 1300 से 1400 तक ये है। जैसे कि 1800, है ना, 1800 से 1900, अब ये आएगी कौन सी? 1810, 1850, 1860, जब ये 7वीं शताब्दी है, ऐसे है। तो अब 1290, अब 1290 है जो 1290 तो आएगी 11वीं शताब्दी में, और 1320 आएगी 12वीं शताब्दी में। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था 96 और 4, है ना, 1316, 16 और 4, 20 साल शासन किया था भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, शायद ये मोहम्मद तुगलक है, नहीं ये मोहम्मद बिन तुगलक है। फिरोज तुगलक 1351 1388। फिर अलाई दरवाज़ा है ये। सैयद वंश 1414 से 1451, खिजर खान 1414 से 1421, लोधी वंश 1421 से 1526, बहलो लोधी 1451 1489। फिरोज तुगलक का मकबरा, फिरोज तुगलक का मकबरा, फिरोज तुगलक का मकबरा है ये। और ये है अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी का, ऐसे अलाई ऐसे अलाउद्दीन खिलजी का। जिसके बाद में इल्तुतमिश का मकबरा, और क्रम भी पूछ लेता है। तोमर के बाद में चौहान, है ना, चौहानों के बाद में प्रारंभिक तुर्की शासक, तुर्की शासकों के बाद में खिलजी आए, खिलजी के बाद में फिर तुगलक, है ना, तय से खिलजी के बाद में तुगलक, सैयद, लोधी। 1414 से 1520। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेखों, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एकवचन, तवारीख बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। पांडुलिपियों को तैयार करने के 4 चरण। कागज़ तैयार करना, ये कागज़ तैयार हो रहा है, कागज़ तैयार करना, दाब दी जाती थी भाई इससे, मैंने कागज़ तैयार करना। और इसके बाद में लेखन कार्य, ये लेखन कार्य है, लेखन कार्य के बाद में महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, सोने को पिघलाकर। 3
तीसरा कौन सा है? तीसरा ये है, सोने को पिघलाकर इन छोटे छोटे से प्रयोग करते थे। और 4, जिल्द तैयार करना। जिल्द का मतलब है शायद ऊपर का कवर, है ना, ऊपर का कवर। ठीक है। तारीख के लेखक, सचिव, प्रकाशक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदव्विर ने लिखा था। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदव्विर ने लिखा था। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदव्विर ने लिखा था। फक्र ए मुदव्विर। यहाँ आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है। न्याय चक्र। जानकारी कैसे हैं, आगे चलते हैं। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गाँवों में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारा इनाम, इकराम पाने का असम लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। 36 में उस युग के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। मिनाज ए सिराज। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ठीक है ना, महिला रानी को। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 36 से 40 है ना। रजिया के बारे में मिनाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई, बात किसकी आ रही है? मिनाज ए सिराज बनाई। उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासिका कहाँ की थी? ये वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। आंध्र प्रदेश, जैसे कि ये अपना भारत है तो आंध्र प्रदेश ये वाला एरिया 1262 से 1289। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी देता 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दीदी 980 से 1003। मिनाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? रानी दत्ता 980 से 1003 याद होना चाहिए, पूछ लेगा वो कि भाई निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। रजिया, रुद्रमा देवी, रानी दत्ता और सन दे देगा। अब बता। तो रानी दत्ता 980 से 1003 है ना, दीदी कहाँ थी? कश्मीर। और रुद्रमा देवी 1262 से 1289
ये थी आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश। वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश 3 का उल्लेख है। रानी रुद्रमा देवी और रानी दद्दा। जन्म सिद्धाधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। इल्तुतमिश की विजय है भाई, ये देखते हैं। देख सुन मेरी बात, इल्तुतमिश की बात आ रही है। जब राजकोट यहाँ है, यानी कि पाकिस्तान मान सकते हैं ना। राजकोट, मुल्तान, नंदाना, लाहौर, तबर हिंद, कोहराम, सुरसती, सुनाम, पारवाला, आंसी, उच्च, कांसली, साम, भामानक, दिल्ली, वारन, हुमायूं, बदायूं, मदनौर, कोल है, अजमेर, ग्वालियर, रणथंभौर, अवध, बनारस, लखनौती। जब इसमें ना ये नहीं पढ़े भाई अपन ने, अलग अलग नाम है यार। राजकोट ये तो सुना है ना। नंदाना का नहीं सुना, नंदाना। मुल्तान सुना है, लाहौर सुना है। उच्च कच्छ, उच्च से ही काफ़ी समय बाद में परिवर्तित हो गया कच्छ, ना उच्च का कच्छ हो गया। तवर हिंद, कोहराम, सुनाम, सुरसती यानी कि सरस्वती नदी बोलते थे, सुरसती। फिर बारवाला, आंसी, बारन, दिल्ली, बदायूं, साम, भामानक, मंदौर, कोल, अवध, अजमेर, ग्वालियर, रणथंभौर, बनारस, लखनौती। यानी कि रणथंभौर पर विजय हासिल कर ली थी। रणथंभौर है राजस्थान में। अजमेर, लखनौती, नाम को जमे लखनौती। आगे चलते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों बोलते हैं, रक्षक सैनिकी टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शासन ही कभी पहला हो। क्या बोल रहा है? निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला, यानी कि बाहर नहीं फैला, ये बता रहा है। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहर का मतलब क्या है? गैरीसन शहर का मतलब है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों। बहुत नियंत्रण कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते। इन चुनौतियों से चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ।
इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे। सल्तनत इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। गयासुद्दीन बलबन है ना, अलाउद्दीन खिलजी, जब पहले कौन सा आया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इल्तुतमिश नहीं, मोहम्मद तुगलक ये वही है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिर इल्तुतमिश तो पहले थी क्या यार? मोहम्मद तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक बाद में है। इल्तुतमिश सबसे पहले है, इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद तुगलक। सही है। फिरोज तुगलक किसके बाद था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज तुगलक। काफ़ी साल टाइम शासन किया है इन्होंने। बलबन का क्या? गयासुद्दीन बलबन। अच्छा, तो देख, अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन, रजिया के बाद बलबन, फिर खिलजी वंश आ गया है ना। खिलजी में दो ही है, तुगलक में फिर बिन और फिरोज, ये लास्ट में पहले है बस गयासुद्दीन तुगलक, फिर खिजर खान, फिर बहलूल लोदी। आगे चलते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। 1 मिनट, कहाँ थे अपन? ये यहाँ है ना। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। यह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर और बनाए और बसाए गए। नए किले, गैरीसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। जब एक तो विस्तार किन के अंदर हुआ था? भीतरी सीमा की बात आ रही है ना, तो भीतरी सीमा में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई। कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। अपनी चरम सीमा पर पहुंचे मोहम्मद तुगलक। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर
150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर उनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? प्रभावी था, प्रभावी था, प्रभावी था, प्रभावी था। ये हो गया भाई। चल देखते हैं एक एक कौन है। ये किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। यहाँ से भाई साहब काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। आई बात समझ में? पूछता है वो कि अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यहाँ पर सुमेलित कीजिए। जब सबसे पहले किसकी विजय हासिल की थी? सबसे पहले भाई यही है। कौन सा? 1299 गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी की बात है ना? 1299 गुजरात। 1299 के बाद में रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303। लेकिन 1 और 3 के बीच में गैप है ना, तो 2 और 3, यानी कि 18 नहीं रिया भाई अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात 1299, रणथंभौर 1301, फिर 1202 से 1203। 1202 से 1203 कौन सा है? 1202 से 1203 वारंगल है ना? वारंगल ही है। नहीं, बात तो तेरी सही है, लेकिन जैसे कि रणथंभौर का ये पता चल रहा है ना, तो वारंगल 1302 से 1303। लेकिन यार ये कड़ा का नहीं बता रखा। कड़ा शायद ये 1302 1303 में ही है ना? जब गुजरात, सबसे पहले गुजरात के बाद में रणथंभौर के बाद में 2-3 ये रख ले, कड़ा और वारंगल। इसके बाद में मांडू, मैंने 5 मांडू। 5 के बाद में फिर ये नीचे आ गया भाई। 5 के बाद में देवगिरी, जब 1311। फिर दोबारा अभियान किया होगा शायद, या देवगिरी से वारंगल। ये बता रखा है कि भाई ये दिल्ली से यहाँ आया सीधा। अभी काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी किलोमीटर है, और उस समय पैदल चलना। कोई महान बनता है तो कोई ऐसे ही नहीं महान बनता है भाई, बहुत मेहनत है। अब कोई भी साली बैठा नहीं रहा, देख ले। युद्ध अभियानों में ऐसे थोड़ी है भाई, जाते हैं, सेना जाती है वहाँ भूखे प्यासे तो नहीं, लेकिन खाना पीना रहता है। लेकिन घर से जाने के बाद में सब व्यवस्था होती है। सर्दी है, बरसात है, मौसम है, ठीक है ना? ये है। जब देवगिरी 1311, यादव 1310 से 1311, वारंगल काकतीय, होसल 1311, तंजावुर, तुआर समुद्र, पांड्यन। इसका मतलब है ये जो चिन्ह है इसका, तंजावुर की विजय हासिल की थी 1311 में, और तुआर समुद्र की और होसल की विजय हासिल की थी 1310-11 में। वारंगल पे 1311 में भी अभियान किया था, और 1310 और 1311 है ना, देवगिरी, और यहाँ से भी आया था ये 1296 में है ना, 1302 1303 में, और यहाँ से भी आया था, डायरेक्ट ही आया है एकदम। मांडू, देवगिरी, वारंगल,
कछु पल्ले पड़ी। दोबारा देख, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मांडू 1305 में, फिर देवगिरी है ना 1302-3, कड़ा 1296, यादव, वारंगल, काकतीय, होयसल, मदुरई, तंजावुर, पांड्यन। ठीक, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। 12वीं सदी के आखिर के दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। जामा मस्जिद की बात है। इतिहास में इस शहर को देहली-ए-कोना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, वही इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 2। चित्र 2। देखिए विजय स्तंभ खड़ा है। देखिए चित्र 1 ये है। चित्र 1 तो नहीं, वो बता रहा है डिटेल। चित्र 2 तो ये है और थोड़ी है कछु है भाई। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का अभियान है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। अब इसमें दे रखा है भीतरी प्रदेश कहते हैं किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति करें। गैरीसैन शहर, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। शमसुद्दीन। भीतरी शहर हैं, गैरीसन शहर, भीतरी प्रदेश हैं। इसके बाद में जाके बाद में भाई ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान बताइए रणथंभौर का अभियान कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कड़ा का, वारंगल का, देवगिरी का, यादव का या फिर निम्न को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कुछ भी हो सकता है वो। 1299, 1303, 1301। सबसे पहले गुजरात है, फिर रणथंभौर। मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद, यह मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम, नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, खुतबा भी देता है। दोबारा मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर। क्वेश्चन आ चुका है, सजदा किसे कहते हैं? जामा मस्जिद, यह मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम, नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, खुतबा भी देता है। धर्मोपदेश को बोलते हैं खुतबा। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं।
भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है, यानी कि अपने यहाँ दिन इधर छुपता है ना, वो है पश्चिम की ओर, पूर्व पश्चिम, सही है। मक्का की दिशा को पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, जब इधर सूर्य उग रहा है ना, ये तो अपन यहाँ है, तो अपन जब देखते हैं ना सूर्य उगता है तो असम वगैरह और ये इधर जाते हैं, ठीक। और अगर इधर पश्चिम की तरफ देखेंगे ना, भाई दिन इधर छुप रहा है तो ये इधर जाएगा, सही है। उत्तर अपना ये होगा, दक्षिण अपना ये होगा। और यहाँ सिचुएशन कैसी है, यहाँ वर्तमान में पर जहाँ भी हैं तो यहाँ से पूर्व पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अरब, ईरान, इराक, सऊदी अरब वगैरह ये सब पश्चिम में और पूर्व में, ठीक है। आगे चलते हैं। खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, किबला क्या है? मक्का की ओर दिशा किबला है, और खुतबा धर्मोपदेश, इमाम नेता है ना, मस्जिद जामी, और सजदा घुटने और माथा टेक कर। ये देख काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है भाई, इमारत है और अभी भी बढ़िया स्थिति में है। ये ऊपर इन्होंने चूना लगाया है ऊपर में, जैसे कि अपना प्लास्टर लगाते हैं, और बढ़िया स्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बरसात है ना, इसकी वजह से ये ब्लैक हो गया है, क्योंकि काफ़ी साल दर साल बरसात होती है, तो भाई फ़र्क तो पड़ता है ना। अब इनका रंग रोगन वगैरह और मरम्मत हो जाए ना, तो बहुत शानदार बिल्डिंग लगे, और ऐतिहासिक विरासत है, संरक्षण भी करना चाहिए। ये है भाई बेगमपुरी मस्जिद। अच्छा, यहाँ पे रहते होंगे, जैसे कि कोई परेशान है, थका आ रहा है, दोपहरी वगैरह है, तो आराम कर लिया, और नमाज भी तो पढ़ते हैं। बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपनाह विश्व की शरण स्थल की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र एक में जहाँपनाह को ढूंढें। जहाँपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जहाँपनाह है विश्व की शरण स्थली। अब यार कैसे देखें इसको? चित्र 3 पता नहीं लगता है यार, ऐसे लगने को तो लिख रखा है इसमें कि जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन ये पता नहीं है कि भाई कौन सा है। चित्र 3, चित्र 4 कितने गए? 8 चित्र गए, 8 कोनी चित्र पूरा है, कितने 5 है। ये नीचे दे रखा ना, चित्र 2 3 4 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानता असमानता ढूंढने की कोशिश कीजिए। चित्र 3 4 5 में स्थापित की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी जन्म सीमा हमें दिल्ली की शाहजहां की मस्जिद दिखाई देगी। अध्याय 5 में चित्र 7 देखें।
आगे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। मौट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। मौट की मस्जिद पुराना चित्र है। मौट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। जमाली कमाली की मस्जिद 15 से 20 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। जमाली कमाली जमाली पुराना फोटो है। शायद 17वीं 18वीं सदी का होगा फोटो ये। 18वीं 19वीं सदी का होगा। 18वीं 19वीं सदी का 19वीं सदी का होगा शायद। 1910 1920 वगैरह कुछ ऐसे। मौट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। मौट की मस्जिद किसके काल में बनाई गई थी? सिकंदर लोदी। और जमाली कमाली की मस्जिद 15 से 20 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित। जमाली कमाली मस्जिद 15 से 20 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित। मौट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। अब खलजी तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नज़र। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नज़र। ठीक है। दिल्ली सल्तनत जैसे जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आर्मिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में वंदगा कहा जाता था। वंदगा बंदगा कैसे कहा जाता था? गुलामों को फारसी में। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों की सलाह दी जाती है। अपन क्या डिटेल से पढ़ रहे हैं? खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय का नज़दीक से एक नज़र। ठीक है। बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आते हैं? भाई सब वफादार होते थे। जितना बेटे नहीं करते थे इतना ये गुलाम करते थे। ठीक। एक सीन आ रहा है इसी बात पे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी थे। वो एक शायद देवगिरी को जीतने के बाद वो वहाँ रुके हुए थे, है ना। तो वहाँ रुके हुए थे तो उन्होंने कुछ एक नया पत्थर वगैरह ये काफ़ी धन धान्य बहुमूल्य रत्न मणि सोना चांदी ये अर्जित किया था अपने सम्राट के लिए। जब अपना सम्राट था ना, अपना राजा जिसके अधीन थे, जिसका अधीन था अलाउद्दीन खिलजी, कोई गुलाम ही तो था। तो तुगलक कई वंशों के अधीन था पहले, वही गुलाम ही तो था अलाउद्दीन खिलजी। और फिर गुलाम से धीरे धीरे ये खुद सम्राट बना था। तो जिसको इसने गुलाम बनाया था ना, उसके अंडर में एक और था, क्या नाम है था ये तो पता नहीं। अब वो गया वहाँ पे कि भाई बताइए क्या क्या आपने ये लिया है, क्या क्या सामान लिया है, क्या क्या अब सम्राट के लिए है लिए हैं अपने, कि भाई ये लिए हैं आपने।
हमने। लेकिन जो पत्थर था वो गले में पहन रखा था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये मैंने ना ये तो नहीं आया, लेकिन जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को बना रखा था, ऐसे इसने एक को भेजा था, लेकिन वो इतना वफादार नहीं था। ये इसका सगा संबंधी यानी बटनिया मान लें या फिर भाई भाई बंधु मान लें। अब ये भाई बंधु नहीं है जो अलाउद्दीन खिलजी, ये तो क्या था, ये वो था वो दास। ठीक है। अब भाई ये कहता है कि ये गले में फैल रखा है ना, इसको दे, और वो ये इसको तोड़ लेता है गले से। फिल्म है कोई शायद पद्मावत है या फिर है कोई सी, उसमें है या ना, तोड़ लेता है। अब तोड़ लेता है तो कि भाई मैंने आपके लिए ये बेशकीमती ये जो राजा है ना, या फिर अपना जो सुल्तान है, उसको ये पसंद आएगा, और वो तोड़ लेता है उससे, क्योंकि वो जलता था उसकी प्रसिद्धि सफलता और उससे। और लेकिन वो क्या है कि साथ में गुलाम वो लेके आता है, गुलाम लेके आता है ना, तो गुलाम तो कहता है कि भाई तू मायूस मत हो, अलाउद्दीन खिलजी से बोलता है ये अलाउद्दीन खिलजी से बोलता है, ये अलाउद्दीन खिलजी से बोलता है कि तू मायूस मत हो, तेरे लिए मैं एक बहुत ही नायाब पेशकश ले रहा हूँ, बहुत ही शानदार चीज़। ठीक है ना, वो था गुलाम। अब गुलाम था तो फिर उसने तो गले में से तोड़ लिया वो, और सब चीज़ें धन दान वगैरह जो जीता था अलाउद्दीन खिलजी, ये भी ले ली इसने। तो धन दान की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये इसने क्या है कि ये गले में पैर रखी थी, जो उसको लेना उसको बड़ा गलत लगा था, और वही उसकी मेहनत थी। अब फिर क्या है कि जब ये कहता है ना कि मैं तेरे लिए नायाब तस्वीर लाया हूँ, तू मायूस मत हो, तो ठीक है भाई। जब ये अलाउद्दीन खिलजी पूछता है इस गुलाम से, कहीं तू बता मेरे लिए क्या कर सकता है, तो भाई ये गुलाम बोलता है ना, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी से मतलब अलाउद्दीन को कि मैं जान दे सकता हूँ। ठीक है, तो जान ले सकते हो, क्या, हाँ ले सकता हूँ। तो वो क्या कि बात ही बात में कह देता है कि ये जो है ना, ये इसके साथ में दो ये जो सैनिक आए हैं, जिसने अपने पैसे ये लिया है, ऐसे तो नहीं बोलता है, लेकिन ये दो साथी ये सैनिक है ना, इनको ख़त्म कर दो उसके सामने ही। और भाई साहब वो दोनों तो लग जाते हैं बतलाने कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं करेगा। अलाउद्दीन चौक कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो क्या है कि दास है ना, उनको सल्टा देता है दोनों को, हाथ के हाथ मौत के घाट उतार देता है। फिर अलाउद्दीन खुश कि यार इसने बात मान ली मेरी। अब जो उसने वो लिया था ना पत्थर का वो, तो वो फिर दुखी, जब उससे फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि तू मायूस मत हो, ये तो कुछ नहीं है। ठीक, ऐसे बदला लेता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि दास अपने वफादार के प्रति कुछ भी क्या भी कर सकते थे। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे। बंदगा शब्द आया है वैसे पहले। इन गुलामों को आई बात समझ में, यही देगा बार बार वो बंदगा पारसी में। खिलजी तथा गुलाम शासक गुलामों का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही उन पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसा लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। सही है, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, परंतु किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके को लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। फारसी तवारीख के लेखकों ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज कुमार नामक कलाल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अजीज कुमार नामक कलाल कलाल बोलते हैं शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मन का तबखाक नामक बावर्ची, और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बंडी ने इन नियुक्ति का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में लिया था। देखे,
सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, कलाल का मतलब है शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज अज्जाम नामक नाई, मनकतवाक नामक बावर्ची और लड्डा द्वारा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार ज्योतिर्मणि ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। आपके ख्याल में बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? बर्नी ने पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहला, ये क्वेश्चन आ चुका था, ये ऐसे आया था। बताइए इक्ता किन के काल में थे? मुगलों के, तुर्कों के, कुछ ऐसे था। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। इन्हें संभालने वाले इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। इक्तेदार या मुफ्ती। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने हितों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। इक्तेदार या मुफ्ती एक ही बात है। इक्तेदार या मुफ्ती। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने हितों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले। अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई बताइए निम्न में कौन से कथन रहते हैं। अब ये दे दिया कथन, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे, और कह दे दिया मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। तो कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, बस ऐसे आएगा। वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। यानी कि क्या व्यवस्था थी? ये व्यवस्था थी, देखें, पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी खलजी अपन बोलते हैं खिलजी नहीं खलजी, और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते हैं। यानी कि इक्तादार कहते हैं या मुफ्ती कहते हैं, एक ही बात है। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्ताओं में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व की वसूली, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही उनका पद वंश परंपरा से न चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूराजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य
अपने नियंत्रण में ले लिया। राज्य ने स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब किताब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जैसे कि खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। आई बात समझ में? उस नौकरी करने लगे भाई जमींदार और पुराने सामंत। उस समय 3 तरह के कर थे। एक तो कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% यानी कि आधा। 4 बोरी गेहूँ हुआ है तो 2 बोरी सुल्तान को देना पड़ेगा। मवेशियों पर, घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी ये पढ़ चुके हैं अपन, जो नई वक्त वाली है ना उनमें आ चुका है। मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। किस देश से संबंधित है? अफ्रीकी। मोरक्को में भूकंप हो रहा है अभी। 14वीं सदी भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुंथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो उनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात यहाँ एकत्रित वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। मंगोलों ने 1219 में चंगेज खान कौन था? मंगोल था। उत्तर पूर्व में ईरान में ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। चंगेज खान। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मुगलों के दावे बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना किया। और भाई अगर जैसे कि ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक नहीं होता और कोई और मुग़ल सुल्तान होता, ठीक है ना, बाद के अकबर के बाद के वगैरह के, यानी कि कमज़ोर, तो हम लोग को नहीं झेल पाते।
कब्जा हो जाता दिल्ली पे पहले ही, लेकिन उन्होंने डट के मुकाबला किया था और विजय हुए। डट के मुकाबला 1219 में। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। छोटा थोड़ी है कुछ। आश्रित बोलते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। और और नहीं है ना। गजब है सीन। ये कौन सी है? जमाली मस्जिद है। जमाली कमाली मस्जिद है। यार ये बना किसे देता होगा भाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। यह कौन सी है? मोट की मस्जिद है यार। फोटो पुराना है। ये आंदोलन हुए थे ना स्वतंत्रता के, उस समय के फोटो है। मोट की मस्जिद, जमाली कमाली मस्जिद, ये जाड़ी है एक इनमें से ही। मोट की मस्जिद और जमाली कमाली और नहीं एक और ये बेगमपुरी मस्जिद। मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणार्थी की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मोहम्मद तुगलक बेगमपुरी मस्जिद। चार कहाँ है हमें? चार शायद यह है। सब आस पास में ही है। कहाँ थे अपन थे भाई साहब यहाँ, ठीक है ना। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने कब का आक्रमण किया था दिल्ली पे? 1219। चंगेज खान मंगोल उत्तर पूर्वी ईरान में ट्राक्साक्सिया ने आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। उज्बेकिस्तान पे किया था, इसके बाद में हमले किए थे इन्होंने। इसके शीघ्र बाद दिल्ली संतुलन को उनका दावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मुगलों के दावे पड़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना, बात किसकी आ रही है? स्थायी सेना, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300।
में और 1302 और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। 1299-1300 में इसके लगभग हुआ एक तो, और एक इसमें हुआ 1303 में। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने टाक्स आक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका एक आक्रामक कदम था। माई के चलते हैं ये जो हमले कर रहे हैं उनके ही गढ़ पे आक्रमण करते हैं मोहम्मद तुगलक। इस मामले में मोहम्मद तुगलक आ गए भाई अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया। नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण वही नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। ये वही है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। भाई अब लोग नहीं रहेंगे तो फिर सेना क्यों रहेगी वहाँ, सैनिक क्यों रहेंगे, क्योंकि सैनिक भाई अपने परिवारों से ही तो आते हैं। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था, इनका आधा। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से कैदन इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह शंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते उन्हें सजा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। ये बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के के बेबचा कर रख लेते और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपने विशाल सेना को भंग कर दिया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। तुरान
यार विशाल सेना को भंग कर देगा तो फिर भाई भारी आक्रमण का टेंशन रहेगा ना। तो शायद अगर वो भंग करेगा ना तो ऐसे इस वजह से करेगा कि भाई भारी आक्रमणों का खतरा नहीं है, कुछ ऐसे करेगा, कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उससे कई परेशानी पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे, करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दुआ में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। भाई देख, राजा में कमी नहीं थी, ठीक है ना, राजा एकदम शानदार था, सुल्तान एकदम शानदार था, हैं उसके डिसीजन व निर्णय भी एकदम शानदार थे, लेकिन वो वही हैं, परिस्थिति के अनुसार समय के अनुसार वो सही फलीभूत नहीं हो पाए। ये है बात। भाई कर लगाया तो उसी समय काल पड़ गया, ऐसे है। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान, हाँ ये बहुत बड़ी बात थी, जो सुरक्षात्मक रणनीति अपनाने के बजाय आक्रामक नीति अपनाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के बजाय नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने योजना बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, प्रतिरक्षा है ना, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। बैकफुट पर खेल रहा था खिलजी, जबकि मोहम्मद तुगलक ने आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश की थी इस मामले में, आक्रमण के मामले में। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, 15वीं और 16वीं चलते हैं, क्या होता था उस समय। पार्ट कितना है इसको देख लेते हैं, पहले कुछ रहा है ना उसको देखते हैं। जमाली कमाली, मौट की मस्जिद, आएगा ये पक्का। बताइए मौट की मस्जिद किसने बनाई थी? सिकंदर लोदी। बेगमपुरी मस्जिद, किनके विजय अभियान है? अलाउद्दीन खिलजी के हैं। इल्तुतमिश के और है क्या? इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर है, सन नहीं है। आगे चलते हैं। पंद्रहवीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत, और आगे कितने हैं? हो गया पाठ और क्या। अब नई जो किताब है ना उनमें यार ये नहीं दे रखे हैं अन्यत्र, नई किताबों में। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक में भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर, इस काल में दोबारा देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य था। तुगलक वंश के बाद सैयद तथा लोधी,
तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक में भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। तो शक्तिशाली होना ही मायने रखता है। और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके उसमें अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर इन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। 1556 से 1605 को अपनाया था। 3 श्रेणियां: ऐश्वर्य, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग, खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज में इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं को एक नया समय भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। समय भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग, खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इस विभाजन से योद्धाओं को एक नया समय भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश ये रहती थी कि इन योद्धाओं की आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों में गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को बुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाने चाहने लगे थे। पहले नाइट क्या थे? इस विभाजन से योद्धाओं को एक नया समूह उभरा। इन योद्धाओं को योद्धाओं को कहा जाता था नाइट, लेकिन पहले इनकी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन धर्म युद्ध के बाद धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक जर्मनी ठीक कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों में नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उसके एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को बुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। कुलीन वर्ग के लोग भी ठीक।
कल्पना करें, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते। आप क्या करेंगे? फिर से याद करें। दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी। पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? मोहम्मद तुगलक। इब्न बतूता किस देश में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। आइए समझें, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? मुक्ति। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ? मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? सेनापतियों के लिए। आइए विचार करें, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? दिल्ली सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनवाई गई कोई इमारत है। क्या आपके इलाके में और भी ऐसी इमारत हैं जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? 12वीं से 15वीं। इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके रेखाचित्र बनाइए। बीज शब्द एकता, तारीख, गैरिसन, मंगोल, लिंग, खराज। एकता, तारीख, गैरिसन, मंगोल, लिंग, खराज। कोई दिक्कत नहीं है, ये पाठ हो चुका है अपना पूरा, है ना। और थोड़ी रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है शानदार। वो पूछे नहीं है अपन से, जैसे किर्गिस्तान हुए या फिर सम्मिलित करने के दिए हुए हो। ये पाठ था भाई। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। 1219 में चंगेज खां के नेतृत्व मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। गैरिसन शहर क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। लिंग भेद, जन्मसिद्ध अधिकार। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।